ओके बच्चों, अभी हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो बच्चों, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। अब देखो, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है वो 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो 5 मार्क्स में आ सकता है, और दूसरे स्टेट बोर्ड्स में हो तो ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। अच्छा, बेसिकली व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो टॉपिक समझ रहे हैं तो इसमें आपका नीट का पोर्शन भी आ जाएगा और एनसीईआरटी लेवल का, मतलब ये जो पूरा टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड ये क्या है। सो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, and it is a graphical representation of what? तो it is a graphical representation of food chain। तो फूड चेन को अगर मुझे ग्राफिकल फॉर्म में बताना है तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड के फॉर्म में हम बता सकते हैं। तो ये इसकी जो शुरुआत है ये किसने की, तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है for representing any food chain, right. So this was given by, so it is given by Charles Elton। Charles Elton, एंड चार्ल्स एल्टन ने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, राइट, टू रिप्रेजेंट एनी फूड चेन। एंड इसीलिए ये जो पिरामिड्स है, such pyramids are also known as एल्टोनियन पिरामिड, राइट। तो इसको बच्चों हम एल्टोनियन पिरामिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन निकल सकता है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एन एल्टोनियन पिरामिड। चलो अभी हम आगे बात करते हैं। सी टू देखो बच्चों, फूड चेन क्या रिप्रेजेंट करती है। हर एक इकोसिस्टम का अपना एक फूड चेन होता है, राइट। और ये फूड चेन है वो डिपेंड, मतलब वो बताता है कि वो इकोसिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कैसा है। तो उसका जो लाइफ स्पान है वो कितने समय तक का है। अगर इकोसिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ बच्चों तो उसका लाइफ स्पान ज़्यादा है, वो लंबे समय तक रहेगा। सी यहाँ हम आगे बात करें कि ये पिरामिड के कितने टाइप्स है, राइट। तो देखो, और पिरामिड को कैसे बनाते हैं। तो देखो, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो पिरामिड का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो पिरामिड के अंदर यहाँ पे देयर आर 3 टायर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सेकंड टायर और ये थर्ड टायर। तो ये जो है बच्चों, इसको मैं ले लेता हूँ टायर 1, दिस इज टायर 2 एंड इट्स अ टायर 3। तो हम यहाँ पे जो बेस में जो टायर है हम बता सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली अ लेवल हु इंडिकेटिंग प्रोड्यूसर्स। तो ये प्रोड्यूसर्स का है। सेकेंड टायर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर का है और जिसमें आप हर्बीवर्स ले सकते हो, राइट। एंड ये जो थर्ड टायर है जो कि हर्बीवर्स के ऊपर डिपेंडेंट जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलेंगे कार्निवर्स, और वी कैन ऑल्सो से सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये आप थर्ड टायर भी ऐसे ले सकते हो। बेसिकली मोर देन 3 टायर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, बिकॉज कोई भी फूड चेन है उसके अंदर 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा भी ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। तो ईच एंड एवरी टायर हियर शोइंग व्हाट, तो हर एक टायर है ना बच्चों जो यहाँ पे शो कर रहा है ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब देखो, आपको अगर इकोलॉजिकल पिरामिड बनाना है तो आपको पर्टिकुलर इकोसिस्टम के फूड चेन के बारे में पता होना चाहिए। सी फॉर द फॉर्मेशन
for the formation of ecological pyramid. Ecological pyramid. There are certain limitation. तो ये limitations क्या है, ये limitations जानना जरूरी है. कौन कौन सी, या we can also say criteria, कौन से criteria है. तो बच्चों there are 3 criterias, right? ये आपको याद रखना है. तो आपको है ना 2 मार्क्स का ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई लिमिटेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया इज इन इकोलॉजिकल पिरामिड फूड वेब कैन नॉट बी इंक्लूडेड, राइट? तो हमें फूड वेब को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है. इसका रीज़न क्या है कि भाई फूड वेब है वो एक से ज़्यादा फूड चेन का बना होता है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल फूड चेन ही लेना है. तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल टाइप ऑफ फूड चेन हमें लेना है, राइट? उसमें हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई बातें हम हमारी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सब इतना ज़्यादा हमारे हिसाब से भी सोचे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम उसको पढ़ नहीं सकते. तो इकोलॉजी को इजी बनाने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए सर्टेन थिंग्स जो हमें एक्सेप्ट करनी है, और उसमें से ये एक चीज़ है. सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, जो डीकम्पोजर्स है, सो डीकम्पोजर्स would not be included also. तो डीकम्पोजर्स को भी हमें लेना नहीं है भाई, ठीक है ना? तो डीकम्पोजर्स को भी कोई प्लेस नहीं मिला है इकोलॉजिकल पिरामिड में. उसका रीज़न क्या है? ईच एंड एवरी लेवल जो है बच्चों, जैसे प्रोड्यूसर्स है, जैसे प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आता है, तो प्लांट्स मर जाएंगे तो उसको डीकम्पोजर्स उसको डिग्रेड कर सकते हैं. ऐसे हर एक लेवल है फूड चेन में, वो हर एक लेवल का जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो मर गया तो उसको डीकम्पोजर्स डिग्रेड कर सकता है. तो अगर हमें डीकम्पोजर्स अगर हमें लेना है तो वी हैव टू टेक देम इनटू ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल्स, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट फूड चेन इन इकोलॉजिकल पिरामिड. एंड थर्ड चीज़ जो है यहाँ पे, अगर आपको लगे कि सर डीकम्पोजर्स में क्या आएगा, तो बच्चों डीकम्पोजर्स में आएगा एज वी नो फंगाई है एंड बैक्टीरिया है, ठीक है? एंड थर्ड थिंग जो कि सिमिलर है सेकेंड पॉइंट से ही, थर्ड चीज़ क्या है कि भाई एनी स्पीसीज हु ऑक्यूपाई, राइट, ऑक्यूपाइंग more than one ट्रॉफिक लेवल. अगर कोई स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रही है इकोसिस्टम में, फूड चेन में, राइट, then those species will not take to form इकोलॉजिकल पिरामिड. समझ में आ रहा है? तो ऐसी जो स्पीसीज है जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रही है, जैसे इसमें हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे ऐसी कौन सी स्पीसीज है, एज वी टेक सर्टेन एग्जांपल्स जस्ट लाइक ह्यूमंस है. तो ह्यूमंस है बच्चों, तो हम एज अ वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स, वी आर ऑल्सो हर्बीवर्स, राइट, एंड वी आर ऑल्सो कार्निवर्स और ओमनिवर्स. तो हम है ट्रॉफिक लेवल 2 में भी आ सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में, एंड हम उसके बाद वाले ट्रॉफिक लेवल में भी आ सकते हैं. तो हमें मतलब वी कैन नॉट टेक ह्यूमन स्पीसीज टू फॉर्म दिस इकोलॉजिकल पिरामिड. एज वेल एज जैसे एनसीईआरटी में बच्चों आपको एग्जाम्पल दिया है स्पैरो. तो स्पैरो है बच्चों, स्पैरो जो कि सीड्स भी खाती है, एंड दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सर्टेन इंसेक्ट्स. तो वो इंसेक्ट्स भी खाती है, तो वो
अगर सीड ईटर है देन स्पैरोज आर प्राइमरी कंज्यूमर, और अगर इंसेक्ट्स खाती है तो दे आर कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एक स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में आ रही है तो हम उसको इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने के लिए नहीं लेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों ये याद रखना, ये क्राइटेरिया है। अब एक और चीज़ है, ठीक है, थर्ड थिंग इज़ व्हाट, ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है बच्चों, तो दिस इकोलॉजिकल पिरामिड, राइट, इसके है ना 3 टाइप्स है। तो ये जो पिरामिड्स है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। और कौन से 3 टाइप है? फर्स्ट इट्स अ पिरामिड ऑफ नंबर के पिरामिड है। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, तो बायोमास का पिरामिड है। एंड थर्ड इट्स अ पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के पिरामिड। अच्छा, अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन जो हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन एग्जाम है कि भाई पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो कि हमेशा बच्चों कैसा आएगा? अपराइट ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है। कोई भी आप इकोसिस्टम ले लो जिसका एनर्जी का पिरामिड है जो हमेशा अपराइट ही आएगा, ठीक है। बायोमास का पिरामिड है बच्चों, वो एक सर्टेन इकोसिस्टम का स्टैंडिंग क्रॉप रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंटिंग अ स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप अगर बोले तो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बायोमास, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, राइट। एंड जो नंबर के पिरामिड है जो कि स्पेसिफिक इकोसिस्टम का बायोटिक पोटेंशियल इंडिकेट करते हैं। तो बायोटिक पोटेंशियल मतलब इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम कितने ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। अगर उसके नंबर ज़्यादा है मतलब दे आर मोर अडेप्टेड इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, तो उनके नंबर वहाँ पे ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनका बायोटिक पोटेंशियल शो हो रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर पे। तो ये जो है इकोलॉजिकल पिरामिड की हमने बात की, ये 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स है जो हमें बताने हैं। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम के पिरामिड्स कैसे बनते हैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मतलब एनसीईआरटी में थोड़ा ही दिया है, इसमें मैं थोड़ा ऐड भी करूँगा। तो ये जो है आपका नीट के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं पिरामिड्स ले रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ ये नंबर, ये बायोमास, और यहाँ पे ले रहा हूँ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो अभी यहाँ पे ये हम कौन कौन से पिरामिड आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब देखो बच्चों, अब कोई भी इकोसिस्टम ले लो, उसका एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट मतलब सीधा ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट ले रहा हूँ ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है बच्चों। तो ये है ग्रेजिंग फूड चेन। अच्छा, ग्रेजिंग फूड चेन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजिंग फूड चेन में मैं फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे हम ले ले ग्रासलैंड इकोसिस्टम या ग्रासलैंड का ग्रेजिंग फूड चेन, राइट। तो उसमें इकोलॉजिकल पिरामिड कैसा रहेगा? तो देखो ग्रासलैंड के अंदर अगर हम बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स कौन आएंगे ग्रासलैंड के अंदर? तो वो आएगा ग्रासिस, राइट। तो ग्रासिस आएंगे, ठीक है। तो ग्रासिस के नंबर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है।
उसके बाद उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो जो भी हर्बीवर्स है जैसे रैट है, रैबिट्स है, लाइक दैट, वो भी आ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हर्बीवर्स, ठीक है, जैसे रैट और रैबिट एंड अदर आप ले सकते हो। आप इसमें रैबिट भी लिख सकते हो बच्चों, रैबिट्स लाइक जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर हम थोड़ा और ऊपर जाए, जो है उसको खाने वाले कौन है, तो बोले स्नेक, ठीक है। तो स्नेक आ सकता है। अच्छा, देन उसके ऊपर कौन आएगा, तो उसको खाने वाला, तो उसको खाएंगे कौन, बोले काइट्स है, तो या हॉक है। तो ये जो है ये नॉर्मल नंबर का पिरामिड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 2, ट्रॉपिक 3 एंड ट्रॉपिक 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी कंज्यूमर बोल सकते हो या टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता चला। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये सेम चीज़ मैं बायोमास के पिरामिड के लिए लूँगा, ठीक है। तो बायोमास के पिरामिड के लिए अगर मैं पिरामिड बायोमास का मैं ग्रासलैंड का अगर पिरामिड बनाऊँ तो ग्रासीज के नंबर इतने ज़्यादा है कि उसका बायोमास ज़्यादा मिलेगा। और आप देखो कि हमारे एनसीईआरटी में भी बायोमास का जो पिरामिड बताया है ग्रासलैंड में, तो उन्होंने बायोमास का अमाउंट ज़्यादा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास हम लेंगे तो उसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा। देन उसके बाद उससे कम बायोमास का अमाउंट रहेगा रैबिट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म का, एंड उसके बाद स्नेक एंड सेम ऑर्गेनिज्म, एंड द लास्ट जो उनको खा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ग्रासलैंड का जो बायोमास का पिरामिड आएगा, ठीक है, वो नंबर एंड बायोमास दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। एनर्जी का कोई भी पिरामिड ले लो बच्चों, तो जहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैसे प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर उसको खाने वाले जो भी प्राइमरी कंज्यूमर है उसको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर है और उसको खाने वाले टर्शियरी कंज्यूमर है। तो हर एक लेवल में एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, और उसके रिगार्डिंग हम 10% एनर्जी फ्लो जो लिंडेमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था वो भी हम लेंगे, राइट। तो ये हमेशा कोई भी आप ले लो, इसमें आंसर रहेगा अपराइट, कोई भी इकोसिस्टम ले लो। अच्छा, अभी बच्चों एक नेक्स्ट में ले रहा हूँ ग्रेजिंग फूड चेन में सेकंड, जो कि है फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, तो बच्चों इसमें काफ़ी मतलब ट्विस्टेड है ये। उसका रीज़न है, अगर फॉरेस्ट का अगर मैं इकोसिस्टम लूँ तो देखो मोस्टली क्या आएगा कि भाई फॉरेस्ट है तो उसके अंदर हमें लेने हैं ट्रीज। तो सपोज समझ लो कि कोई एक घना सा फॉरेस्ट है तो उसके अंदर 1000 ट्रीज है, या आप ले लो 5000 भी ट्रीज ले लो, ठीक है ना। तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो भी इंसेक्ट्स एंड अदर हर्बीवर्स है उसका नंबर हमेशा ज़्यादा आएगा, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर उसके ऊपर ज़्यादा ही आएंगे। देन उसके ऊपर डिपेंडेंट है सेकेंडरी कंज्यूमर, वो कम आएंगे, एंड लास्ट वाले टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। एज पर रेफरेंस ऐसा पिरामिड आएगा, तो इसको हम बोलते हैं इट्स अ स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का ये पिरामिड है, या अर्न शेप भी आप बोल सकते हो। लेकिन अब देखो कई ऐसा भी सोचते हैं कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इज ऑलवेज हायर, देन उसके बाद उसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, देन उसको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन टॉप कंज्यूमर जस्ट लाइक जो लायन है या टाइगर है, लाइक दैट। तो बच्चों ऐसा भी सोचते हैं और उसके हिसाब से ऐसा अपराइट पिरामिड भी मिलता है। तो देखो मेरे हिसाब से तो ये फॉरेस्ट का पिरामिड हमेशा कौन सा आना चाहिए, स्पिंडल से,
ठीक है। अच्छा, तो ये पिरामिड है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अगर मैं फॉरेस्ट का बायोमास का पिरामिड लूँ तो वो कैसा आएगा? अब देखो बच्चों, ट्रीज है तो उसका बायोमास हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का बायोमास ज़्यादा रहता है और उससे कम बायोमास रहता है प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सबसे कम रहेगा टर्शियरी कंज्यूमर, क्योंकि उसके नंबर कम है। चलो ठीक है, तो ये आप बच्चों याद रखना। अभी हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। अच्छा, अब देखो बच्चों, हम ग्रेजिंग फूड चेन के ऊपर ही है, राइट, और उसमें हम थोड़ा एक्वेटिक इकोसिस्टम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इकोसिस्टम हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमने लिया था, लेकिन अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम लूँ तो जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है ना, तो पॉन्ड के अंदर एंड ग्रेजुअली हम उसके बाद नेक्स्ट उसके साथ ही ले लेंगे ओशन का इकोसिस्टम, राइट। तो फोर्थ यहाँ पे मैं लूँगा ओशन इकोसिस्टम, जिसमें ग्रेजिंग फूड चेन कैसा रहता है उसके पिरामिड्स हम यहाँ पे बताएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पॉन्ड में क्या रहेगा, तो जो प्रोड्यूसर्स है बच्चों, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वो है फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के नंबर तो ज़्यादा ही है, ठीक है। देन उसके बाद जूओप्लैंक्टन्स है, ठीक है। तो जूप्लैंक्टन के नंबर भी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो स्मॉल फिश, तो ये है स्मॉल फिश, राइट, तो ये है स्मॉल फिश। एंड लार्ज फिश जो है पॉन्ड्स में नहीं होती है। यहाँ पे अगर आपको लेना है तो बर्ड्स ले सकते हो, राइट, टॉप कंज्यूमर्स में। हालांकि ये बेसिकली पॉन्ड इकोसिस्टम में फूड चेन का पार्ट ही है। बर्ड्स जो है वो मछलियाँ, छोटी जो फिश है तालाब में से खाते रहते हैं, तो आप फिश तक भी ले सकते हो एंड बर्ड्स तक भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 लेवल्स लिए हैं, ट्रॉपिक लेवल्स। सेम वे अगर मैं ओशन की बात करूँ तो बच्चों ओशन में भी सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ओशन में क्या रहेगा कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है फाइटोप्लैंक्टन्स है, उसके बाद जूप्लैंक्टन्स है, उसके बाद स्मॉल फिश है एंड देन लार्ज फिश। तो ये नंबर का पिरामिड तो दोनों में अपराइट ही आएगा। तो यहाँ पे अपराइट है एंड यहाँ पे भी अपराइट है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे गौर से सुनिएगा। देखो बच्चों, अगर मैं नंबर के पिरामिड की बात करूँ ओशन का तो अपराइट है, लेकिन ओशन में अगर मैं बात करूँ बायोमास का पिरामिड, तो आप चाहे ओशन के सारे फाइटोप्लैंक्टन्स ले लो, फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास एज कंपेयर टू जूप्लैंक्टन्स कम ही आएगा, तो जूप्लैंक्टन का ज़्यादा आएगा। उससे ज़्यादा जूप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंडेंट स्मॉल फिश का आएगा एंड सबसे हाईएस्ट जो बायोमास है वो बड़ी फिश का आएगा। सो इट्स अ लार्ज फिश। तो उसका पिरामिड ओशन में पिरामिड ऑफ बायोमास, तो ये बायोमास का पिरामिड है, राइट। तो ये ओशन में बायोमास का जो भी पिरामिड है वो कैसा आएगा बच्चों? इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड आएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों, पॉन्ड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या रहेगा? तो पॉन्ड में देखो बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन्स का बेचारों का बायोमास इतना नहीं आएगा, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उससे ज़्यादा बायोमास रहेगा जूप्लैंक्टन्स का, सीधी बात है। एज कंपेयर टू जूप्लैंक्टन्स द बायोमास ऑफ फिश, स्मॉल फिश इज ऑलवेज हायर, राइट। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिज्म, तो उसका बायोमास है उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो
यहाँ इसको भी हम स्पिंडल शेप बोल सकते हैं। अगर आप फिश तक रखो तो पूरा इन्वर्टेड आएगा, लेकिन अगर बर्ड्स तक आप ले जाते हो तो ये वापस स्पिंडल शेप आ सकता है। और अगर मैं इसको फिश तक रखूं तो ये इन्वर्टेड है। चलो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो बच्चों ये हमने बात की ग्रेजिंग फूड चेन की। दूसरी एक फूड चेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीडेटरी पैरासाइटिक फूड चेन। प्रीडेटरी फूड चेन तो अपना ग्रेजिंग फूड चेन ही है। पैरासाइटिक फूड चेन है, पैरासाइटिक फूड चेन जो है बच्चों, तो पैरासाइटिक फूड चेन में मैं पिरामिड ले रहा हूँ नंबर का एंड बायोमास का। एंड एज वी नो एनर्जी का तो हमेशा अपराइट ही आएगा। तो नंबर का पिरामिड पैरासाइटिक फूड चेन में कैसा आता है, तो देखो पैरासाइटिक फूड चेन में है ना बच्चों, मैं यहाँ पे लूँगा ट्री इकोसिस्टम। सिंपल, ट्री इकोसिस्टम मतलब एक ट्री का इकोसिस्टम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्री जो कि 1 है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कम है, उसके ऊपर बच्चों जो भी हर्बीवर्स है, इंसेक्ट्स, सेकेंडरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर, उसके नंबर ज़्यादा है। अच्छा, उसके ऊपर अभी टर्शियरी प्रोड्यूसर हम क्या लेंगे, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो है पैरासाइटिक फूड चेन है। तो जो हर्बीवर्स के अंदर मतलब इंसेक्ट्स के अंदर जो बैक्टीरिया है, राइट, तो उसको हम यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैक्टीरिया, ठीक है। एंड अगर और ज़्यादा आपको जाना है तो बैक्टीरिया के ऊपर भी जो पैरासाइट्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे बैक्टीरियोफेज, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर आएगा जिसमें वायरस है बैक्टीरियोफेज के फॉर्म में। तो हमेशा इसका पिरामिड है भाई इन्वर्टेड। लेकिन अगर मैं बायोमास की बात करूँ तो सीधी बात है, ट्री का जो बायोमास है बच्चों वो ज़्यादा रहेगा एज़ कंपेयर टू उसके ऊपर डिपेंडेंट हर्बीवर्स। एंड बैक्टीरिया और वायरस का तो क्या ही बायोमास बताए, राइट। तो उसका प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड जो ऑर्गेनिज्म लिए सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बायोमास सबका अलग रहेगा, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सेकेंड यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है एंड टर्शियरी कंज्यूमर है या टॉप कंज्यूमर है। तो ये रहेगा अपराइट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो बच्चों ये जो है खास आपको पिरामिड है आपको आने चाहिए। अभी हम एक नेक्स्ट पिरामिड ले रहे हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी आ सकता है। देखो बच्चों, हम जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एनर्जी के जो पिरामिड है ऑफ एनी इकोसिस्टम, इट इज़ ऑलवेज व्हाट, इट इज़ ऑलवेज अपराइट। तो देखो बच्चों, ये आपको कैसे याद रखना है, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर ऐसा एनर्जी का पिरामिड दिया है और आप गौर से देखिएगा वो पिरामिड। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोड्यूसर या प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर है। तो एनर्जी कहाँ से आती है भाई, सन में से। सन में से एनर्जी आ रही है एंड दैट एनर्जी जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो ले रहे हैं। तो आपको कोई एक सोर्स दिया जाएगा और वो सोर्स में से इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी जा रही है, तो वो एनर्जी हमेशा याद रखना 1% जा रही है। जैसे आपको यहाँ पे सपोज ऐसा दिया जाए 10 लाख जूल आपको अगर दिया जाए जो एनर्जी है सन में से, सपोज मैं ऐसा बोलूँ प्लांट्स में जा रही है, तो वो कितने % जा रही है, बोले 1%। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ये लेवल पे 10,000 जूल के फॉर्म में आ रही है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक लॉ जो है जो हमें यूज़ करना है, दिस इज, ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ 10% एनर्जी फ्लो. इट्स अ लॉ ऑफ 10% एनर्जी फ्लो एट ईच ट्रॉफिक लेवल. तो ये किसने दिया है भाई? इट वॉज गिवन बाय लिंडेमैन नाम का जो भी साइंटिस्ट था, और उसने ये लॉ दिया है. एंड बेस्ड ऑन दिस लॉ, यहाँ से ये ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी जाएगी, इसमें से यहाँ पे 10% एनर्जी जाएगी, एंड इसमें से भी 10%, मतलब ईच फ्रॉम ईच ट्रॉफिक लेवल. अब फूड चेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सोर्स में से प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. प्रोड्यूसर्स में से मैं फूड चेन के अंदर जो भी एनर्जी सप्लाई हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ. तो देखो ये 10,000 जूल है, इसका 10% यहाँ पे ले तो यहाँ पे क्या आएगा? इट्स 1000 जूल. एंड उसके बाद 10% ले बच्चों तो ये आएगा 100 जूल. एंड यहाँ पे टॉप कंज्यूमर में इट इज़ 10 जूल. सो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी MCQ भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना. अच्छा बच्चों, इसके अलावा अभी आप है ना, आपका NCERT देखना. NCERT के अंदर आपको ग्रासलैंड के नंबर के पिरामिड दिए हैं, बायोमास के पिरामिड दिए हैं, देन पॉन्ड के नंबर एंड बायोमास के पिरामिड दिए, एंड लास्ट में एनर्जी का पिरामिड दिया है. आपको है ना वो जो पिरामिड दिया है नंबर का, बायोमास का, तो वो पिरामिड में है ना सर्टेन डिजिट्स भी शो की है NCERT में, राइट. तो वो जो डिजिट है, जैसे ग्रास है तो ग्रास के नंबर कितने हैं, तो वो बच्चों ट्राई करना मेमोराइज करने का, क्योंकि आपको MCQ में ऐसा पूछ सकते हैं कि वो पूरा पिरामिड दे दे, राइट, और उसमें टॉप जो ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पे आपको ABCD कुछ भी दे सकते हैं, एंड आपको पूछ सकते हैं कि भाई फाइंड आउट द राइट ऑप्शन, उसकी जो डिजिट है वो कौन सी राइट है. तो ये डिजिट है ज़रा, ये आप प्लीज़ मेमोराइज कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है. ठीक है, थैंक यू सो मच.